everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत. वेलकम टू सोशल स्कूल. इस वीडियो में क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इस चैप्टर का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं. पिछले वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि किस तरह से एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है वर्ल्ड पॉलिटिक्स का. एनवायरमेंट कंसर्न्स जो हैं वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो सारी चीजें जो है हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करी थी. अब प्रिसाइजली हम क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में, तो जैसे मैं आपको बताऊं कि ग्लोबल कॉमन्स, मैंने एक वर्ड आपको बताया था पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन में. पिछले वीडियो में हमने ये भी देखा कि 1960s के बाद से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटलिज्म के चलते इन्वायरमेंटल इश्यूज के ऊपर अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग कंसर्न शो किए गए, स्टेप्स लिए गए. तो एजेंडा 21, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लब ऑफ रोम, ब्रटलैंड रिपोर्ट, वो सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करी थी. मैं उम्मीद कर रहा हूं आप कनेक्ट कर पा रहे हो. अब अगर जैसे हम यहां आगे बढ़ते हैं एक कदम और, तो एक कदम और आगे बढ़ने पे आपको क्या मिल रहा है, एक कदम और आगे बढ़ने पे आपको मिल रहा है कि हम पढ़ेंगे टॉपिक हमारा द प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स. द प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स. ग्लोबल कॉमन्स क्या होता है, पहला से कॉमन्स क्या होता है बताओ. जैसे हम बोलते हैं ना कि आप में और हम में क्या कॉमन है, कि मैं पढ़ता हूं आप पढ़ाते हो, नहीं मैं पढ़ाता हूं आप पढ़ते हो. उसके अलावा जैसे आपके क्लासमेट्स जो हैं उन सभी में आप में क्या कॉमन है, तो आप बोलोगे कि हम सब एक ही क्लास में हैं. कॉमन मतलब कि कुछ कॉमन होना, सिंपल सी चीज, बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन, कॉमन्स. ठीक है, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉमन्स. देखो हेडिंग को समझो, सबसे पहले कहानी वही रहती है, द प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स. मतलब पहले ग्लोबल कॉमन्स समझ में आ जाए तो हमें यह समझ में आ जाएगा कि हाँ ग्लोबल कॉमन्स के प्रोटेक्शन की बात की जा रही है. ठीक है, तो अब देखो क्या कॉमन्स का मतलब क्या हुआ. कॉमन्स का मतलब यह हुआ कि कॉमन्स आर दोज रिसोर्सेस. अब क्योंकि हम इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस के कंटेक्स्ट में चीजों को पढ़ रहे हैं, तो यहां पे रिसोर्सेस की बात की जाएगी. तो कॉमन्स आर दोज रिसोर्सेस which are not owned by any one. ठीक है, किसी एक इंसान के द्वारा ओन नहीं किए जाते, बट rather shared by a community. लेकिन एक पूरी की पूरी कम्युनिटी उसे शेयर कर रही होती, तो वो क्या कहलाते हैं, वो कॉमन्स कहलाते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर पार्क हो गया या फिर रिवर हो गया. ठीक है, कोई पार्क हो गया, कोई रिवर हो गया. तो कोई पार्क हो जाना, कोई रिवर हो जाना, वो क्या है, वो किसी एक इंसान का थोड़ी ना है. आप जैसे देखेंगे तो पार्क क्या होता है, पब्लिक का होता है. जनता जनार्दन जा रही है, खेल रही है, कोई झूले तोड़ रहा है, कोई झूले झूल रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई खेल रहा है. तो इस टाइप से पार्क में सभी लोग जा रहे हैं. ठीक है, सभी का पार्क है. नदी जो है तो नदी सभी की है, कोई पानी भर रहा है, कोई पानी पल्यूट कर रहा है. समझ में आया. तो कॉमन्स वर्ड समझ में आ गया, कॉमन्स. अब इस कॉमन्स के आगे प्रीफिक्स लग गया ग्लोबल कॉमन्स. मतलब कि वर्ल्ड वाइड ऐसी कौन सी कॉमन चीजें हैं. ठीक है, तो देयर आर सम एरियाज और रीजन्स, वी आर स्टडीइंग एवरीथिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज. तो वर्ल्ड वाइड वो जो रिसोर्सेस, वो जो रीजन्स वर्ल्ड के, जो क्या है, जो किसी सॉवरेन जुरिस्डिक्शन में या फिर किसी एक स्टेट के कंट्रोल में नहीं है, जो कहां है, जो सभी के हैं. समझ पा रहे हो मेरी बात को. ठीक है, तो देयर आर सम एरियाज और रीजन्स इन द वर्ल्ड व्हिच आर located outside the sovereign jurisdiction of any one state and therefore require common governance by the international community. ठीक है, तो ऐसी रिसोर्सेज, ऐसे एरिया, ऐसे रीजन्स वर्ल्ड में जो किसी एक कंट्री के जुरिस्डिक्शन में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, वो कॉमन गवर्नेंस की जरूरत होती है उस पे इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा. इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो कॉमनली उन्हें गवर्न करे. वो किस कैटेगरी में आएंगे, वो आएंगे ग्लोबल कॉमन्स की कैटेगरी में. सो दीज आर नोन एज कम्युनिस्ट, ह्यूमैनिटेटिस और ग्लोबल कॉमन्स. तो इस तरह के रिसोर्सेज, इस तरह के क्षेत्र, इस तरह के रीजन को आप क्या कहेंगे, कम्युनिस्ट, ह्यूमैनिटेटिस कहेंगे. ठीक है, या फिर ग्लोबल कॉमन्स कहेंगे. तो दे इंक्लूड अर्थ एटमॉस्फेयर. अब ऐसा क्या है जो किसी का नहीं है, तो जैसे अर्थ का एटमॉस्फेयर, अर्थ की जमीन, अर्थ का टेरिटोरियल वाटर तो हो सकता है किसी एक देश के द्वारा क्लेम किया जाए, लेकिन ये जो एटमॉस्फेयर है वो तो मतलब हवा किसी एक देश की थोड़ी ना होती है, वो तो यहां से उड़ती हुई जाती है. यहां से उड़ती हुई हवा पाकिस्तान जाएगी, अफगानिस्तान जाएगी, और वही हवा जो है यूरोप, अमेरिका, सब जगह पहुंचेगी. तो ग्लोबल एटमॉस्फेयर जो है ना, दैट इज समथिंग विच इज कॉमन फॉर ऑल. तो अगर ग्लोबल एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन बढ़ रहा है तो कोई एक देश चिंतित नहीं होना चाहिए, सभी को चिंतित होना चाहिए. अच्छी बात है, लेकिन बुरी बात यह भी है कि कोई एक पल्यूट कर रहा है ना, तो वो ये नहीं सोचता कि मेरा पल्यूट हो रहा है, वो सोचता है कि सबका पल्यूट हो रहा है, सबकी जिम्मेदारी सब संभालेंगे. समझ रहे हो मेरी बात को. एसेंस वही बता दिया मैंने आपको कि ये टॉपिक यहां डाला क्यों, कि प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स. मतलब ग्लोबल कॉमन्स वो रीजन, वो रिसोर्सेज विच डू नॉट बिलोंग टू एनी वन नेशन. ठीक है, किसी एक का नहीं है, और इसीलिए क्या है कि कॉमन गवर्नेंस बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी इज रिक्वायर्ड. ठीक, तो
इंटरनेशनल कम्युनिटी को कॉमनली उसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि दोज आर द ग्लोबल कॉमन्स, दे इंक्लूड द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, अंटार्कटिका एंड द ओशियन फ्लोर। ठीक है, तो अर्थ का एटमॉस्फेयर हो गया अंटार्कटिका। अब जैसे सारे कॉन्टिनेंट है, सारे कॉन्टिनेंट में सारी कंट्रीज है, सारी कंट्रीज पे एक एक गवर्नमेंट है। अंटार्कटिका किसका है भाई साहब, वहां तो कोई रहता ही नहीं है। ठीक है, तो अंटार्कटिका जैसे हो गया। ओशियन फ्लोर्स हो गए, ओशियन फ्लोर्स जो है, तो लैंड मास तो सबने कब्जा करके रख लिया है, लेकिन ओशियन फ्लोर्स किसके हैं, तो वो भी ग्लोबल कॉमन्स में आएंगे। उस पे इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है तो वो गवर्न करेगी। ठीक है, आउटर स्पेस, आउटर स्पेस क्या, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष किसका है, तो अंतरिक्ष में तो जाके कोई भी कब्जा कर सकता है, किसी का भी बना सकता है। तो इस तरह से जो किसी एक का नहीं है तो वो सबका है, वो ग्लोबल कॉमन्स कहलाएगा। ग्लोबल कॉमन्स समझ में आया कि नहीं आया, मुस्कुरा दो एक बार। तो ग्लोबल कॉमन्स अगर समझ में आया है तो ग्लोबल कॉमन्स के आगे क्या है, द प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। ठीक है, ग्लोबल कॉमन्स जरूरी है, तो ग्लोबल कॉमन्स का प्रोटेक्शन भी बहुत ज्यादा जरूरी। क्यों, क्योंकि मैंने जो बताया, जब किसी एक का नहीं होता है ना तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। ठीक है, जब किसी एक का नहीं होता तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, क्योंकि किसी एक का रहता तो वो उसकी जिम्मेदारी लेता। अब ये किसी एक का नहीं है, सबका है, तो सब एक दूसरे के भरोसे बैठ रहे थे कि ये कर लेगा या वो कर लेगा। समझ में आया, तो इस तरह से क्या है कि उसको थ्रेट भी बहुत ज्यादा है, तो उसका प्रोटेक्शन जरूरी है। ठीक है, तो इश्यूज एसोसिएटेड विद ग्लोबल कॉमन्स समझना। Cooperation over the global commons is not easy. Why it is not easy? तो मैंने आपको ये समझाया, because nobody individually is taking the responsibility। और उसी के चलते क्या होता है कि इनको हल्के में ले लिया जाता है या फिर छोड़ दिया जाता है। जैसे अंटार्कटिका पे अगर पोल्यूशन होगा तो कोई एक देश चिंता नहीं जताएगा, लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर अंटार्कटिका पे पोल्यूशन हो रहा है, वहां पे अगर स्नो मेल्ट होने लगी, सी वाटर लेवल राइज करेगा, वाटर लेवल राइज करेगा तो सारे देश जो जो समुद्र किनारे वो डूबना चालू हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, तो ग्लोबल कॉमन्स है इंपॉर्टेंट। अब एटमॉस्फेयर की बात कर लो, अगर मान लो एटमॉस्फेयर में कोई पॉइजनस गैस रिलीज होना चालू होती है, तो एटमॉस्फेयर किसी एक देश का नहीं है, लेकिन वो जिस देश के एटमॉस्फेयर में पॉइजनस गैस फैलते जाएगी एटमॉस्फेयर में, तो हवा तो फैलेगी, वो हर देश सफर करेगा फिर। समझे, तो कॉपरेशन ओवर ग्लोबल कॉमन इज नॉट इजी। और क्योंकि अब जब कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है ना, तो क्या हो रहा है कि उसके प्रोटेक्शन के लिए कोई एक आगे भी नहीं आता है, तो वहां पे कॉपरेशन की बात करेंगे तो सबके अपने अपने, मतलब सब कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, तो तालमेल बैठाना अपने आप में एक बहुत क्या हो सकता है, एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। देयर हैव बीन मेनी पाथ ब्रेकिंग एग्रीमेंट्स सच एज 1959 का अंटार्कटिक ट्रीटी, 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1991 का अंटार्कटिक एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल। तो ये क्या दर्शाया जा रहा है, ये बता रहे हैं कि जैसे कुछ प्रयास किया गया ग्लोबल कॉमन्स के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अंटार्कटिक ट्रीटी जो है 1959 की, तो दिस वाज समथिंग बेस्ड ऑन दी गवर्नेंस की, ये किसी एक कंट्री का नहीं है, तो यहां पे क्या होगा कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसको प्रॉपर्ली मैनेज किया जाए। 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, तो ओजोन लेयर डिप्लीशन जैसे, ठीक है, एटमॉस्फेयर का पार्ट है ना, लेकिन वो जब डिप्लीट हो रहा था तो ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए जो ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंस है उनको कंट्रोल करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था। अभी आपको ध्यान रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विद व्हाट, तो ओजोन लेयर डिप्लीशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर जैसे आप 1991 का अंटार्कटिक एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल, तो ये भी क्या है, अंटार्कटिक से जुड़ा हुआ है कि अंटार्कटिक आइलैंड जो है, तो वहां पे अब कोई इनहेबिटेंट तो है नहीं, कोई कंट्री का तो है नहीं, तो वर्ल्ड वाइड कम्युनिटीज एक साथ आके उसको मैनेज करेगी ये सारी चीजें। ठीक है, तो पाथ ब्रेकिंग एग्रीमेंट्स तो ऐसे लिए गए हैं कि ग्लोबल कॉमन्स के टुवर्ड्स भी कंसर्न, जैसे मतलब ये इनको कह दो आपकी ये अनाथ है एक तरह से ये सारे मुद्दे। ठीक है, क्यों, क्योंकि कोई एक मालिक या फिर कोई एक माता पिता जैसा हाथ नहीं है ना उनके सिर पर, तो उनका ध्यान कौन रखे, तो इंटरनेशनल कम्युनिटीज ने एट टाइम्स प्रयास किए हैं। ठीक है, बट द मेजर प्रॉब्लम अंडरलाइंग ऑल इकोलॉजिकल इश्यूज रिलेट्स टू द डिफिकल्टी ऑफ अचीविंग कंसेंसस ऑन कॉमन एनवायरमेंटल एजेंडास। ठीक है, तो जो ऐसे ग्लोबल कॉमन है ना, उन पे कंसेंसस डेवलप हो जाए कि सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स एक साथ आके एक जैसे विचार पे काम करना चालू कर दे, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। ठीक है, क्या यहां पे समझ में आ रहा है, तो मेजर प्रॉब्लम अंडरलाइंग ऑल इकोलॉजिकल इश्यूज रिलेट्स टू द डिफिकल्टी ऑफ अचीविंग कंसेंसस ऑन कॉमन एनवायरमेंटल एजेंडास ऑन द बेसिस ऑफ वेग साइंटिफिक एविडेंस एंड टाइम फ्रेम्स। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि सबकी अलग अलग साइंटिफिक स्टडीज है, सब अलग अलग टाइम फ्रेम में सोच रहे हैं, तो उसके चलते क्या होता है कि कॉमन कंसेंसस ड्रॉ आउट कर लेना, दिस बिकम्स डिफिकल्ट। ठीक है, इन दैट सेंस द डिस्कवरी ऑफ ओजोन होल, अब देखो वही यहां पे बताया गया है कि ओजोन होल की डिस्कवरी मिड 1980s में कर दी थी, तो दिस रिवील्ड अपॉर्चुनिटी एज वेल एज डेंजर्स। ठीक है, इनहेरेंट इन टैकलिंग ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। बहुत अच्छे से समझो ये पॉइंट,
एग्जांपल से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि ग्लोबल कॉमन्स का प्रोटेक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि क्या है कि ग्लोबल कॉमन्स के टुवर्ड्स अगर कोई थ्रेट है तो उस थ्रेट के टुवर्ड्स क्या होगा, क्योंकि वो एक क्या हो रहा है, एक कॉमन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होने वाली है विच इज नॉट गोइंग टू बी स्पेसिफिक टू वन नेशन। तो कोई एक स्पेसिफिक देश उसको खत्म करने के लिए आवाज उठाए, इट इज नॉट नेसेसरी। सब अलग सोचेंगे कि मैं नहीं करूंगा, वो कर लेंगे, उनको भी तो इफेक्ट होगा, वो कर लेंगे, ठीक है। तो जब हमें क्या हो रहा है कि ओजोन होल के बारे में पता चला, ठीक है, ओजोन होल के बारे में पता चला, तो वहां पे एक अपॉर्चुनिटी थी कि सबको कंसर्न करने वाली चीजें सबको एक साथ आना चाहिए था, लेकिन वहीं पे एक डेंजर भी था कि कोई एक देश उससे इफेक्ट नहीं हो तो कोई एक देश तो एक्शन लेगा नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा कि सारे लोग एक साथ आके कंसेंसस बिल्ड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, अगर नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा। और वही समस्या है कि कोई एक उसकी जिम्मेदारी ले नहीं रहा है, तो वो ऐसी ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को टैकल करना डिफिकल्ट बन जाता है। समझ में आया ना। तो व्हाट आर द इश्यूज एसोसिएटेड विद ग्लोबल कॉमन्स की देयर इज नो इंडिविजुअल पर्सन हु विल कम फॉरवर्ड एंड टेक द रिस्पांसिबिलिटीज कि मैं संभालता हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, ऐसा, ठीक है। सिमिलरली द हिस्ट्री ऑफ आउटर स्पेस एज अ ग्लोबल कॉमन शो दैट द मैनेजमेंट ऑफ दीज एरियाज इज थोरोली इन्फ्लुएंस्ड बाय द नॉर्थ साउथ इनइक्वालिटीज, ठीक है। अब जैसे आप आउटर स्पेस भी एक ग्लोबल कॉमन की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है, विच इज नॉट बीइंग मैनेज्ड बाय वन कंट्री, ठीक है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को उसका ध्यान देना होता है। तो अब आउटर स्पेस में क्या होता है, जो साउथ ग्लोबल साउथ नेशंस हैं, ठीक है, पिछले वीडियो में बताया मैंने, तो वो साउथ नेशंस होते हैं, हम तो कभी स्पेस में गए नहीं, तो हमारी क्या जिम्मेदारी कि स्पेस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जो ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज है जो स्पेस में पहुंच चुकी हैं, जिनके सैटेलाइट्स वगैरह है, तो वो वहां डेब्रीज ही डेब्रीज कर दी, उन्होंने कचरा ही कचरा कर दिया सैटेलाइट्स को। सैटेलाइट्स जब डिफंक्ट हो जाती है, काम करना बंद कर देते हैं, नीचे से रॉकेट मारते हैं, बताओ, हैप्पी दिवाली बनाते हैं, तो और फिर वो पूरा कचरा सैटेलाइट में अपर आउटर एटमॉस्फेयर में फैल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि आउटर स्पेस के साथ भी वही एक ग्लोबल कॉमन है ना वो, तो वहां पे भी समस्या ये है कि सदर्न नेशंस इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, नदर्न नेशंस जो है तो वो उसे अपना नहीं समझते हैं, तो वो पॉल्यूट कर रहे हैं, तो और इसी के चलते आपको वहां प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ठीक है। एज विद द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड ओशियन फ्लोर, ठीक है, सिमिलरली आप अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात कर लो, पोल्यूशन की, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर लो, ओशियन फ्लोर की बात कर लो आप, ठीक है। द क्रूशियल इशू हियर इज टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। तो जिन कह सकते हैं नेशंस में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी है जिनके पास में, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को, ओशियन फ्लोर को अलग तरह से ट्रीट कर रहे हैं। जिन लोगों के पास में टेक्नोलॉजी नहीं है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है, वो अलग तरह से ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, वो अलग तरह से ट्रीट कर रहे हैं। तो वही वाली बात है कि कॉमन गोल्स जो है, तो ग्लोबल कॉमन्स जो है, तो ग्लोबल कॉमन्स मतलब एक तरह से सबके हैं और किसी के भी नहीं है, ठीक है। और उसी के चलते क्या है कि एक्सप्लॉइट सब कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहा है, दैट इज द कंसर्न। This is important because the benefits of exploitative activities in outer space are far from being equal either for the present or future generation, ठीक है। तो जैसे आपको ये समझना होगा क्यों, क्योंकि जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं एक्सप्लॉइटेटिव एक्टिविटीज के, अगर जैसे आप देख रहे हैं आउटर स्पेस में, तो वो क्या है, आर फार फ्रॉम बीइंग इक्वल आइदर फॉर द प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन। तो आज आपने बेनिफिट्स ले लिए हैं, लेकिन आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन जो है, ठीक है, आप मतलब वो ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना। जैसे ऐसा होता है कि एक एग्जाम फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि क्या हो रहा है कि एक बाहर प्याऊ होता है ना, प्याऊ गर्मियों में जो पानी का वो रहता है, तो जिसे प्यास लगती है वो जाता है पानी पी लेता है, लेकिन उसको वैसे ही छोड़ देता है, ठीक है, ढक्कन ढका नहीं ढका, उसका जो मग रहता है वो कहीं साफ जगह में रखा, गंदी जगह में रख दिया, ठीक है। तो उस समय उसने अपनी नीड्स पूरी कर ली, लेकिन क्या वो आने वाले फ्यूचर जनरेशन, मतलब जो फ्यूचर में इंसान आएगा, प्यास जिसको लगेगी, क्या उसके लिए वो सही रहेगा नहीं रहेगा। तो अब क्योंकि वो उस इंडिविजुअल का नहीं, अगर इंडिविजुअल का मटका होता, इंडिविजुअल का पानी होता, तो उसका ध्यान रखता बराबर। तो ग्लोबल कॉमन्स के साथ वही कंसर्न है क्या कि आपको क्वेश्चन अगर बनते हैं तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबल कॉमन्स, व्हाई प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड, बिकॉज नॉट एन इंडिविजुअल एजेंसी इज देयर टू टेक केयर ऑफ इट, ठीक है। और कॉमन कंसेंसस बिल्ड करना अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक चीज रहती है। समझ में आया। सो दिस वाज द इशू एसोसिएटेड विद दिस वाज द टॉपिक, द प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंशिएटेड बट कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करेंगे, जो कि ये जो कि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं, ठीक है, जो इमर्ज हुई है, उनको टैकल करने का एक अप्रोप्रिएट तरीका है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ही आइडिया से निकल के आया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आई है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कितनी तारीख को, 3 दिसंबर को शाम 4 बजे हम यूट्यूब पे मिल रहे हैं। अनसेट का एग्जाम हुआ था, काफी सारे बच्चों को आपको पता था अनसेट का एग्जाम क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो वहां पर आप जैसे देखेंगे तो अनसेट के एग्जाम में बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। उसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो वी आर
हैविंग अ वेबिनार, ठीक है। ये वेबिनार जो रहेगा तो आपके किसी भी तरह के डाउट है, आपको कह सकते हैं कि मान लीजिए करियर से जुड़ा हुआ, बोर्ड एग्जाम से जुड़ा हुआ, तो आई विल बी हैप्पी टू टेक ऑल योर डाउट्स एंड विल डिस्कस ऑल दोस थिंग्स इन दिस सेशन। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। लिंक इन द सेंस कि सेशन का नहीं, सेशन तो 3 तारीख को 4 बजे होगा। अगर आपके कोई सवाल है तो आप वो सवाल डाल सकते हैं गूगल फॉर्म में, और इस सेशन को जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, एनरोल कर लीजिएगा इस सेशन में। साथ ही साथ क्रैश कोर्स जो है सोशल साइंस का, जैसे 10th क्लास का चल रहा है, तो आई टीच क्लास 9th and 10th ऑन अनअकैडमी प्लस। तो आप अनअकैडमी प्लस पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यू कैन यूज द कोड DIGRAJ दिगराज एंड एनरोल इन माय कोर्सेस। आप इस कोर्स को यूज करके यू कैन गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और जो स्पेशल प्राइस ऑफर के तहत अभी आपको 45% तक मिल रहा है, तो यू कैन सेव अप टू 45%, ठीक है, ऑन CBSE क्लास 6 to 12 सब्सक्रिप्शंस। तो ये आप देख सकते हैं प्राइजेस जो हैं, तो इन प्राइजेस का डिस्काउंट आपको मिलेगा इफ यू आर यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। विल सी यू देयर, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस, बाय बाय।